नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पार्थवी अचीवर में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एग्जाम डेट आ चुका है और 15 जनवरी से आपका स्लॉट बुकिंग और सेंटर बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने आसपास के नजदीकी और अपनी तैयारी के हिसाब से डेट को चुनिए और अपनी एग्जाम को अच्छा बनाइए। ठीक है भाई, तो क्या करना है आपको अभी क्या करना है, अपना सिलेबस तो आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब बचे हुए समय में क्या करना है, आपको जितने भी हो सके ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा लेना है, पीवाईक्यू लगा लेना है। ठीक है भाई, तो हमने आपके लिए भी कुछ एमसीक्यू कराना सुनिश्चित किया है, पीवाईक्यू कराना सुनिश्चित किया है। तो हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं अपना पीवाईक्यू एमसीक्यू। तो आप लोगों को जिन भी टॉपिक्स में डाउट है आप कमेंट में करके बताएं, हम उस पर बढ़िया से आपके लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के पीवाईक्यू या एमसीक्यू आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है भाई, लेकिन आज हम लोग अपना एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो क्या है पहला क्वेश्चन। देखो, अगर क्यू पी के 20% के बराबर है, आर क्यू के 30% के बराबर, तो निम्न में से कौन सा विकल्प आर के 30% के बराबर है। आर के 30% के लिए हमें आर का वैल्यू चाहिए, पी का वैल्यू चाहिए, क्यू का वैल्यू चाहिए। तो हम जानते हैं ये जो 20% है इसका हम 1/5 लिख सकते हैं, 30% को लिख सकते हैं 3/10। ठीक है भाई दोस्तों, तो अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो देखो जरा एक चीज और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि यदि Q बराबर P के 1/5 यानी 20% का मतलब 1/5, ऐसे ही R बराबर है Q के 3/10 के। तो यहां से अगर मैं अगर PQR का अगर मैं रेशियो बनाऊं तो मुझे PQR का रेशियो, देखो यहां से Q की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, P की वैल्यू 5, तो P कितना हो जाएगा 5, Q हो जाएगा 1। ऐसे ही R कितना हो जाएगा 3 और Q कितना हो जाएगा 10, तो R कितना हो जाएगा 10, R हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अगर रेशियो को कंप्लीट करना है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो R है इसको आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पर खाली स्थान को पीछे वाले नंबर से फिल कर देंगे। तो हमारा जो PQR का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा 50:10:3। ठीक है दोस्त, तो यहां से देखा जाए P का वैल्यू हो जाएगा 50 रेशियो, Q का वैल्यू 10 रेशियो और R का 3 रेशियो हो जाएगा। मुझे बताना है कि R के 30% किसके बराबर होगा। तो यहां से देखा जाए अगर R का वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर R का वैल्यू है 3, तो यहां पर रख देंगे 3 का 30% का मतलब है 3/10, तो हो जाएगा 0.9। ठीक है दोस्त, ये 0.9। अब यहां से हमें बताना है कि इन ऑप्शन में कौन सा वैल्यू 0.9 फॉलो करेगा। तो यहां इसको पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो P का मान 50 है, 50 का जब 0.6% निकालोगे तो 5 छक्का 30 पॉइंट, ठीक है कितना हो जाएगा 0.3, 5 छक्का 30। ठीक है ना, यानी ये 0.9 नहीं हो रहा ना, ये 50 का 0.6 करोगे 0.6%, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 0.9 आना चाहिए। यहां से अगर देखा जाए तो 50 का 0.8% करोगे तो 5 अट्ठे 40 यानी कि 0.4 के आसपास 4 आ रहा है, नहीं हो सकता। ऐसे ही 16 पंचे 80, ये हो जाएगा 1.6, ये भी 8 के आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व भी करोगे तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 1.8, देखो 18 पंचे 90 यानी 9 दे रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7, 9, 11, 13 और 15 से विभाज्य हो जाए तो हमें बताना है बड़ी संख्या। देखो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में आ जाए लगाना है तो ज्यादा आपको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि सीधा सीधा आंसर वही होगा, क्योंकि यहाँ पर शेषफल निकलने की बात ही नहीं कह रहा है, केवल डिवाइड होने के लिए पूछ रहा है। तो एक बहुत प्यारा नंबर है 9, और उसके बाद देखा जाए 11 और 13 भी है, लेकिन दो ऑप्शन से कटने वाला आपको अगर मिल जाए कहीं पर तो वही आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले तो हम 9 को चेक करेंगे, सबसे पहले किसको चेक करेंगे 9 को चेक करेंगे। तो 9 से डिवाइड होने की जो डिविजिबिलिटी है देखो क्या होती है 9,
8 2 10, 8 18, ये इतना 9 से कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से देखा जाए 9 काट देंगे, 5 4 9 काट देंगे तो बचेगा 8, 8 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। 9 7 3 10 1 11, तो ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर देखा जाए 9 और 9 ये भी डिवाइड हो रहा है, तो यही एक ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 9 11 और 13 और 15 का क्या लेना होगा, एलसीएम। एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम का क्या हो जाएगा, देखो 15 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 7 और ये गुणे 3 यहां से बच जाएगा, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। जो भी आएगा एलसीएम हो जाएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, उसमें हमें देख लेना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है। कंपैरिजन करा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, 1 सेकंड 1 मिनट का कितना परसेंट है। तो कितना बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान है, पर देखो कंफ्यूज होने वाले बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अगर मैं बात करूं 1 सेकंड के बारे में पूछा, ठीक है दोस्त, क्या पूछा है, 1 सेकंड। 1 सेकंड के बारे में पूछा तो आप लिखोगे 1 सेकंड ऐसे ही लिखोगे बटे 1 मिनट। अब हमें क्या करना है, हमें तो बताना है तुलना दशमलव तक के लिए, तो 1 को ऐसे ही रखेंगे, मिनट को सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि समान को यूनिट समान करेंगे, तो ये हो जाएगा बटे 60। जीरो है तो दशमलव लगा देंगे, एक संख्या है तो जीरो, और ये हो जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6, ठीक है ना। उसके बचेगा 4, 6 छंग 36, यानी कि 0.166 ऐसे आता चले जाएगा, और ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी ऋण संख्या है। अच्छा, ऋण संख्या का मतलब क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऋण संख्या क्या होती हैं, वो सभी संख्याएं जो किसी न किसी नंबर से कट जाए, वो होती कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्त, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। और जो प्राइम नंबर होती हैं अभाज्य संख्याएं, जो किसी से ना कटे। जो कट जाए वो भाज्य संख्या, जो किसी से भी ना कटे वो अभाज्य संख्याएं। मतलब ये भी कह सकते हैं जिसका HCF सिर्फ 1 हो। तो देखो यहां से देखा जाए तो 51 तो कट दी जाएगी, 39 भी डिविजिबल है, 27 भी डिविजिबल है, सिर्फ और सिर्फ 47 ही है जो हमारा डिविजिबल नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो कह रहा एक पुराने सदस्य की जगह एक नए सदस्य के लेने के बाद यह पाया गया कि एक क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी की 3 साल पहले थी। ठीक है, बदले गए सदस्य और नए सदस्य की उम्र के बीच कितना अंतर है। देखो एक पुराने सदस्य की जगह एक नए सदस्य को लेने के बाद, देखो जरा मैं कह रहा हूं कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग हैं। अब इसमें वो लोग भी हैं जो नया सदस्य है, ठीक है ना, इसमें नया वाला भी है, और इसके पहले 3 साल पहले, कितने साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले की बात किया जाए तब भी 5 लोग हैं, क्योंकि एक की जगह पर दूसरा ले लिया गया है। तो यहां भी कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। अब 5 लोगों को सदस्य हैं, अब इनकी जगह पर क्या करा गया है, जो औसत पहले था, अगर मैंने आज का औसत x मान लिया है, अगर आज का औसत x मान लिया है, मान लो x, ठीक है ना, मानने में क्या जाता है, x को मानना है तो x आएगी और वो चली भी जाएगी, है ना। तो हमें भी x को लाना है और x का मान भी हमें हटा देना है। तो क्या करेंगे, अगर आज हम x मान लेते हैं औसत, तो 3 साल पहले कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 साल पहले x माइनस 3 होगा, या फिर अगर आप 3 साल पहले मान लेते हो तो आज कितना हो जाएगा, 3 साल बाद x हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहां से देखा जाए अगर 3 साल पहले अगर औसत इतना है तो मुझे बताओ योग कितना हो जाएगा, गुणा 3, सॉरी हाँ गुणा 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 लोग हैं, है ना, यही तो योग हो जाएगा, यही तो योग हो जाएगा। और इसको यहां पर लेके आया जाए तो यहां पर अगर आज देखा जाए तो योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा योग आज। तो हमें बताना है नया, यहां पर कौन सा था, पुराना, और यहाँ पर कितना है, नया। तो नए और पुराने के बीच का जो भी अंतर है वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा।
इन दोनों का अंतर के क्या होगा, बराबर। तो यहां से देखा जाए इसको और इसको माइनस करेंगे, देखो 5x और ये 5x कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 15, अंतर कितना हो जाएगा, 15 साल, ठीक है ना। यानी कि अंतर क्या हो जाएगा, 15 साल। समझ में आया कि नहीं आया भाई। 5x योग है वर्तमान में, और इसके पहले कितना है, यहाँ पर 5x माइनस 15। जब यहां से यहां तक आओगे तो 15 साल ही तो बढ़ेगा भाई। 3 लोग हैं, 3 साल का अंतर है, और 5 लोग हैं, तो 5 या 15 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अगले सवाल पर आओ। देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इन सवालों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार तो पॉज करके आप क्वेश्चन को लगाइए और उसके बाद दोबारा सॉल्व करिए, ठीक है, और दोबारा वीडियो को देखिए। अगले सवाल पर आओ। कह रहा 10,400 की राशि को इस तरह कर्ज के रूप में 2 भागों में डिवाइड करना है कि एक भाग पर 10% के दर से 5 सालों के लिए अर्जित होने वाला साधारण ब्याज अन्य हिस्से पर 9% के दर से 6 सालों के अर्जित ब्याज के बराबर है। देखो दोस्त, मैं करता हूं, ये जो 10,400 इसको ए और बी 2 भागों में डिवाइड कर देता हूं। तो जो 2 भाग मैंने बनाए ए और बी, तो ए पर अगर 10% से 5 साल का जो ब्याज है, अर्जित ब्याज है, वो क्या होगा। देखो जो साधारण ब्याज है रेट और समय पर ही तो डिपेंड करता है। तो अगर रेट हमारा 10% है, समय हमारा 5 साल है, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा परसेंट में, आप कहोगे सर 50%। ये बराबर होगा दूसरे भाग वाले, ठीक है ना दोस्त, दूसरे वाले ब्याज के बराबर है। तो दूसरा वाला ब्याज क्या है, दूसरा वाला ब्याज है हमारा 9% की दर से 6 सालों के लिए। तो 9 छका 54, लेकिन दूसरा परसेंट क्या है 54%, और दूसरे भाग क्या है बी, तो 54%। अब यहां से जो कटने वाला है काट देंगे इसको हम लोग। तो क्या कटने वाला है देखो जरा, जो कटने वाला है काटो। देखो परसेंट से परसेंट कटेगा, 2 से कटेगा ये 25 बार में, और ये कटेगा 27 बार में। तो हम ये कह सकते हैं जो ए का मान है वो 27 है, बी का मान 25 है। ए और बी अलग अलग रेशियो में हमने निकाल लिया है। तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो 25 और 27 का सम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 25 25 50 तो 52, 52 रेशियो। और ये 52 रेशियो इस दोनों के भागों के योग के बराबर होगा। तो आप कहोगे 10,400, 52 एकम 52, 52 दूना 104। तो यानी जो एक रेशियो का वैल्यू है वो कितना आ गया 200। तो अगर एक वैल्यू का मान 200 हो गया तो 25 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 5000। तो देखो दोस्त 25 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5000। ऐसे ही 27 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5400। तो यहां पर ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर जाएगा, तो हो जाएगा 5400, एक ही ऑप्शन में है 5400 और 5000। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुल कितने समय में, देखो भाई कुल कितने समय में 55 मिनट में, 55 मिनट में 3 समान दूरियां तय करती। क्या है यहाँ पर 3 समान दूरियां हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस इतना करना है कि मुझे यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। ये जो 5, देखो 5, 10 और 15, 5, 10 और 15 का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30। तो मैं ये कह दूं कि डिस्टेंस कितना है 30, ठीक है ना। तो 30 मैंने इंडिविजुअली 30 डिस्टेंस मान ली। तो यहां से अगर मुझे टाइम निकालना हो तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डिस्टेंस कितनी है 30 और चलेगा 5 की चाल से, तो जो पहला समय कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 यानी कि 30 बटे 5। दूसरा कितना हो जाएगा 30 बटा 10, तीसरा कितना हो जाएगा 30 बटा कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। सबको काटो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 6 3 9 2 11, यानी 11 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा 55। अच्छा ये मिनट में है, इसको डिवाइड कर दो 60 से तो ये घंटे हो जाएगा 55 बटे 60।
तो 11 कम 11, 11 पचे 55। दोस्तों यहां से हम समझ सकते हैं कि एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/12। अगर एक रेशियो का वैल्यू 1/12 हो गया तो डिस्टेंस कितनी है, 30। एक डिस्टेंस है 30, इसमें 12 से 1/12 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और बचेगा 6। तो यहां से हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 12 पंचे 60, यानी कि जो एक डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 2.5। ऐसे ही कितनी डिस्टेंस है समान, 3 डिस्टेंस है, तो इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 7.5। 7.5 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसको हम दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। वो क्या है समझिए जरा, इसको मिटा देते हैं। देखो, इसको दूसरे मेथड से लगाने का जो तरीका है वो भी आप समझ लीजिए। देखो, अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं ये कहूं कि डिस्टेंस डिस्टेंस तीनों समान है, यानी तीनों डिस्टेंस समान है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो है डिस्टेंस अगर तीनों समान है तो कांस्टेंट होगी। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो स्पीड स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t के होता है, ये बात जानते हो। तो यहां से हमारा स्पीड क्या देखा है, 5:10:15। इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 1 बार में। ये हो जाएगा स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इन सभी का एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 ना 6, ये हो जाएगा 6 रेशियो 2 3 6 और ये 3 2 ना 6, यानी 6:3:2 रेशियो में समय लगेगा। तो समय ये कितना टोटल हो जाएगा, 11 रेशियो। 11 रेशियो बराबर 55/60। तो एक रेशियो बराबर 1/12। 1/12। अगर एक रेशियो बराबर 1 हो गया, इतना 1/12 हो गया, तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/2। 1/2 यानी कि 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5। देखो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5। ऐसे ही 2.5 ये भी होगा, 2.5 ये भी होगा, तो इन सभी का सम कितना हो जाएगा, 7.5। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल देखो, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये समुच्चय का सवाल है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है और ये पूछा हुआ सवाल है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है समझो जरा। P एलिमेंट क्या है, A, और उसका मान कितना है, 1/2। जो P है उसमें एलिमेंट क्या है, B/A, और ये दिया हुआ है। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये जो P A और B दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, P A B, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है, ये P है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है P इंटू, ठीक है, P A इंटू P B/A। तो इसी फॉर्मूले में रख दीजिए। तो इसका मान कितना है दोस्तों, इसका मान देखा जाए तो P A एलिमेंट A कितना है, 1/2 इंटू P B/A एलिमेंट कितना है, 1/3। तो 1/2 और 1/3 का जो मल्टीपल है वो कितना हो जाएगा, 1/6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कहता है, मेंसुरेशन का ये सवाल है। एक ठोस समगोलाकार सिलेंडर, सिलेंडर अगर कह दिया यानी कि ये बेलन है। क्या है भाई, ये बेलन है। बेलन पिघलाया गया और उसे समान अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है रेडियस, रेडियस आधार वाला एक समशंकु बना दिया गया। ठोस की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, समझो एक बेलन को पिघलाया गया, एक बेलन को अगर पिघलाया गया और पिघला करके एक दूसरा शंकु बनाया गया उसी मटेरियल से, तो जो बेलन का आयतन होगा वही तो शंकु का आयतन होगा ना दोस्तों। तो यहां से हम एक कह सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं जो बेलन होगा, जो सिलेंडर होगा, उसका जो आयतन है वो बराबर होगा शंकु के आयतन के। बोलो, यही तो कह सकते हैं। तो यहां शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई
आर स्क्वायर एच, एच को 1 मान लीजिए, H1, क्योंकि यहां भी ऊंचाई है यहां भी ऊंचाई है। रेडियस क्या है, रेडियस आपकी समान है, इक्वल है, इसलिए रेडियस को चेंज नहीं करते हैं। शंकु का जो आयतन है वो क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और H2, यहां पर H2 कर लेते हैं। देखो पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, H2 का मान जो है, H2 का मान कितना हो जाएगा, 3H1, 3H1 हो जाएगा। तो अब आप समझिए बात को, पहले H कितना थी, H1 थी, अब H कितनी है, 3H1 हो गई। तो कितना बड़ी है, 2 गुना बड़ी है ना, कितना, सॉरी 2 बड़ी है। अगर 2H बड़ी है तो इसको अगर परसेंट में चेंज करोगे तो 2H1 अपॉन H1 इंटू परसेंट। देखो यहां से H1 H1 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 1, हो जाएगा 200%। और वैसे भी समझिए H1 3H1 हो गया, 3 गुना हुआ है तो एक गुना तो स्वयं था पहले, 2 गुना का मतलब होता है 200। आई बात समझ में। चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कहता है, अगर y x से 20% अधिक है। अभी हमने आपको बताया जो 20% है इसका मान होता है 1/5। दो वेरिएबल है y और x, आप कहोगे y x से 20% अधिक है ना, जिससे तुलना करते हैं उसको रखते हैं नीचे, तो x से तुलना करी है तो नीचे वाला हो जाएगा x, यानी x समान हो जाएगा 5। तो 1 अधिक है, इसका मतलब y कितना हो जाएगा 6। उसके बाद पूछा x y से कितने परसेंट कम है, तो देखो x y से कितना परसेंट कम है, तो आप कहोगे सर कम तो है 1, लेकिन परसेंट में पूछेगा तो बटे 6, और परसेंट के लिए 100, ये हो जाएगा 16 छक्का 96, यानी कि 16 छक्का 96 बचेगा 4, और 4/6 लिखा नहीं जाता तो हम लिखेंगे 2/3, तो ये 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है समझिए जरा। अच्छा यहाँ पर 16 यहाँ भी है, 16 ये भी है, तो 2/3 को अगर सॉल्व करोगे तो 2/3 को सॉल्व करोगे तो पॉइंट 3×18 बचेगा 1, बचेगा 2, ठीक है ना, तो यही हो जाएगा ऑप्शन 0.6। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF है ना, HCF 25 है, और उनके लघुत्तम समापवर्तक यानी कि ये है HCF और ये क्या है LCM, दोनों गुणक क्या है 14 और 17। आपको पता है कि अगर HCF मौजूद है तो संख्या बनाना आसान हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर पहली संख्या हो जाएगा 25x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 25y। दोस्तों ये जो x और y है, ये x और y है, ये क्या है, ये एलिमेंट ही तो है, तत्व ही तो है, जिनको कहा गया है कि दोनों गुणक यानी x और y, ये जो दो गुणक है एलिमेंट है वो क्या है 14 और 17। यानी अगर x 14 है तो y 17 होगा, अगर y 14 है तो x 17 होगा। बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या। दोस्तों बड़ी संख्या वही होगी जो बड़े एलिमेंट से गुणा होगी, तो बड़ा एलिमेंट क्या है 17। अगर मैं 17 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दूं, देखो हमारी जो बड़ी संख्या है वो हो जाएगी, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 25 गुणे 17। देखो अगर मैं यहां से देखूं इकाई अंक 5 आएगा और एक ही ऑप्शन है इकाई अंक का, वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो कहीं भी होगा नहीं, जीरो के लिए हमें एक सम संख्या चाहिए और 17 एक विषम संख्या है। दोस्तों समझ आ रहा है ना। दोस्तों अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जितना ज्यादा हो सके मॉक लगाते रहना है ना, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप मॉक लगाते रहिए धमाकेदार, हम आपको मॉक प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, एक थैले में 305 रुपए की राशि है, 4:5:7 के अनुपात में 25 पैसे। दोस्तों इसको सॉल्व करने का जो बेहतरीन तरीका है हम आपसे डिस्कस करते हैं। देखो बेहतरीन तरीका क्या है, पहले तो हमें क्या रखना है, हमें रखना है रुपए। रुपए क्या है, रुपए कह रहा वो 25 पैसे हैं,
25 पैसे हैं, 10 पैसे हैं और 50 पैसे। इनका रेशियो बना लेना। क्या बना लेना? रेशियो, क्योंकि आगे हमें रेशियो दिया हुआ है 50 पैसे। अब इनका जो राशि के अनुपात में है, अब यहाँ पर सिक्के अगर जो दिया हुआ है, सिक्के का अनुपात लिख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही अच्छे तरीके से। टाइम लग सकता है लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझना भी है। जल्दी जल्दी सॉल्व करा देना ही मतलब नहीं है, उसको समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो हम लिखेंगे 4, 10 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो हम लिखेंगे 5, और 7 50 पैसे के हैं। तो अगर इनका मूल्य देखा जाए, अगर इनका मूल्य देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो भाई 1 रुपया होगा, पूरा का पूरा 1 रुपया होगा। ऐसे ही अगर 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 0.50 रुपया। ठीक है ना, दशमलव हमने इसीलिए लगा दिया है, 0.5 रुपया। ऐसे ही अगर 50 पैसे के 7 सिक्के हैं तो रुपया कितना बनेगा? तो आप कहोगे 3.50। सबको जोड़ दीजिए तो 3 4 1 5, 5 रेशियो होगा, यानी कि मूल्य कितना होगा? टोटल 5 रेशियो। ये रेशियो की बात हो रही है और यहाँ रुपए में है तो दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी कि ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 5 एकम 5, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 61। अगर एक रेशियो का 61 मान हो गया है तो मुझे बताना है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, देखो भाई प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 4। अब इसको जो हम 61 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 छन 24, यानी कि 25 पैसे के 244 सिक्के होंगे। और 244 न यहाँ है, न यहाँ है, न यहाँ है, तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, हमको यहीं से आंसर मिल जा रहा है तो हम यहीं से आगे बढ़ जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है आपको टाइम वेस्ट करने की। अगले सवाल पर आ जाओ। देखो अगले सवाल की बात करें तो देखो क्या है अगला सवाल। एलिस, बॉब और चार्ली एक कंपनी में भागीदार हैं। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3 भाग मिला। ठीक है, चलो ठीक है, एलिस को कितना मिला? एलिस को मिला 1/3। बॉब को लाभ का 1/4 मिला। देखो बॉब को, जो जानकारी मैं लिख लेता हूं, बॉब को मिला 1/4 और चार्ली को शेष जितना मिला, चार्ली को शेष मिला जो कि बराबर है 5000 के। मतलब क्या है? चार्ली को शेष मिल रहा है और जो कि 5000 के बराबर है, तो एलिस को कितना मिला यही बताना है। सॉल्व करेंगे इसको, पहले क्या करेंगे, हमें पूरा टोटल पैसा तो रेशियो में पता चल जाए। तो 3 और 4 का एलसीएम ले लो। 3 और 4 का अगर आप एलसीएम ले लोगे तो कहोगे आप टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 12। अब इसमें से एलिस, बॉबी और चार्ली का रेशियो देखो क्या बनेगा। इसका 1/3 करोगे तो 4 हो जाएगा, इसका 1/4 करोगे तो 3 हो जाएगा, है ना। और 4 3 7 हो गया, तो बॉबी को कितना मिलेगा? चार्ली को कितना मिलेगा? 5 रेशियो, और जो कि बराबर किसके हैं? 5000 के। यानी कितने के? एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? आप कहोगे सर 1000 के। तो जब एक रेशियो 1000 के बराबर है तो एलिस तो 4 रेशियो पा रहा है ना, तो इधर भी 4000 हो जाएगा ना। अगर एक रेशियो 1000 के बराबर है तो 4 रेशियो 4000 के बराबर होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितना बेहतरीन सवाल, कितना बेहतरीन सॉल्यूशन, और आपको ऐसे ही चीजों को समझते रहना है। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल है, रोजाना 3 घंटे अध्ययन कर एक छात्र अपना सबक 20 दिन में सीख सकता है। काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। अगर वो काम करेगा तो काम वाला ही तो इसमें लगाएंगे ना अप्रोच, और काम वाली अप्रोच क्या है? ये चेन रूल वाला है। चेन रूल क्या कहता है? M1 D1 इक्वल टू M2 T2। बाकी सब चीजें नहीं लिखेंगे, बेकार है। जितनी जरूरत हमको चाहिए बस उतना ही तो लिखेंगे। हमें क्या है? हमें कह रहा है 3 घंटे रोजाना काम कर रहा है और कितने? 20 दिन तक कर रहा है। तो जो हमारा M की जगह पर क्या लिख सकते हैं? H, ठीक है ना, या T, T1 D1 T2 D2, है ना।
कितने घंटे हैं? 3 घंटे काम कर रहा है। कितने दिन तक? 20 दिन तक। कह रहा है यदि वह रोजाना 4 घंटे काम करे तो कितने दिनों में वह सबक सीख लेगा? तो आप कहोगे मैं काटूंगा इसको, तो 4 पंचे 20 यानी 5 या 15, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही ऐसे ही सवाल तो पूछता है, ऐसे ही सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर। अगले सवाल पर आओ। अगले सवाल क्या कह रहा है? 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 4 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचकर 10% का लाभ हो रहा है। यहाँ पर क्या है? कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर क्या है? कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पर क्या है? सेलिंग प्राइस। सबका मात्रक समान होना चाहिए। तो क्या करेंगे? पहले यहां से हम ये जो पैसा बेच रहे हैं ना, इतना, इसको 10% लाभ पर बेच रहा है, इसको पहले 100% बनाओ। 100% का मतलब क्या है? अगर मैं कहूं 110% का प्रॉफिट होगा तो बेचेगा कितने में? 110% में। और कितने में बेचेगा? देखो सबको पैसे में बदल दो। 4 रुपए को हम लिख सकते हैं 440, ठीक है ना? 440, जीरो से जीरो कटेगा, 1% बराबर 4 के, तो 100% बराबर 100, ठीक है ना? 100% बराबर क्या हो गया? 400। क्लियर हो गया? 400। तो यहां से अगर देखा जाए, अगर यहां से देखा जाए तो हम यहां से सबको पैसे में बदल देते हैं। 3 रुपए 60 पैसा मतलब ये जो पहला है कितने कीमत, कितने किलोग्राम, कितने किलोग्राम हमने मान लिया y केजी वस्तु के 360 पैसे प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 4 रुपए के 8 केजी के साथ 4 रुपए यानी 420 वाले के साथ मिलाया जा रहा है। तो यहां से टोटल सीपी कितना हो गया? 400। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 20। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 60 40 100। तो ये कितना हो जाएगा? देखो काटेंगे तो 20 एकम 20, 20 दूना 40। तो यहां से समझो जरा, अगर 2:8 के बराबर है, कितने से मल्टीप्लाई हुआ है? 4। तो यहां भी तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि y के जगह पर क्या होगा? 4 केजी। अब y बराबर क्या हो जाएगा? 4 केजी, यानी y बराबर 4 किलोग्राम मात्रा खरीदेंगे। 4 किलोग्राम मात्रा किस पे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है? 10,000 के मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जो कि त्रैमासिक रूप से संयोजित हुई है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो रेट कितना है? 12%। प्रतिवर्ष का मतलब होता है वार्षिक, वार्षिक हिसाब से। लेकिन मोड तो हमें तिमाही देना है। तिमाही हर 3 माह पर, हर 3 माह पर हमें ब्याज दे देना है। हर 3 माह पर अगर हमें ब्याज दे देना है तो मुझे बताओ एक साल में कितने बार ब्याज दोगे? तो आप कहोगे एक साल में 4 बार ब्याज देंगे, है कि नहीं? एक साल में कितनी बार ब्याज देंगे? आप कहोगे सर एक साल में 4 बार ब्याज देंगे। तो जब एक साल में 4 बार ब्याज दोगे तो रेट तो बदल जाएगा ना, रेट बदल जाएगा। कितना बदल जाएगा? 12% वार्षिक था, इसको तिमाही बदलोगे तो डिवाइड बाई 4, तो क्या हो जाएगा? 3%, यानी रेट हो गया आपका 3%। अब अगर तिमाही ब्याज दोगे और समय तो कितना है? समय है दोस्तों आपका, समय है 6 माह, ठीक है? आपका समय कितना है? 6 माह। तो अब इतने समय में अगर आप ब्याज दोगे तो 6 माह को अगर दोगे 3-3 महीने पर तो कितनी बार होगा? 2 बार, 2 बार। अब जब हमें ब्याज देना है 2 बार, तो 2 बार के लिए हमने एक बेहतरीन ट्रिक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेहतरीन वीडियो बना करके रखा है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाया है। आप जाकर के वहां पर सीखिए। वहां पर हमने आपको बताया है कि 2 बार के लिए जो ट्रिक होता है वो होता है 2-1। अब इस 2 को कैसे यूज करते हैं? रेट हमारी आ गई है 3%, और 3% से अगर मैं 10,000 का 3% निकाल लूं तो वो P पर
ब्याज हो जाएगा, मूलधन पर ब्याज होगा, और मूलधन पर जो ब्याज आता है वो पहले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 जीरो कटेगा ये, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 300। फिर 300 का जब 3% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी 3 दूना 6 और 9, यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 609। 10,609 इसका आंसर हो जाएगा इसमें ऐड करने के बाद। तो हमारा जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10,609। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल ये देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। इसको सॉल्व करने का बढ़िया तरीका क्या है हम आपको बताते हैं। देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करना है, ऐसे सवालों को सॉल्व करने का इसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, लैडर फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन ये बहुत ही प्यारा सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, ये जो भिन्न है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 1 और 4। फिर देखेंगे कितनी पोजीशन है, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे 1 2 3, 3 पोजीशन ऐसे ही बना लेंगे। और 3 पोजीशन में देखते हैं, सबसे पहले माइनस आया है तो माइनस लिख लेंगे, फिर माइनस का 4 ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का 4, फिर प्लस का 4, और ये फिर प्लस का 4। कुछ नहीं करना है, बस हमें जैसा इंस्ट्रक्शन मिलते जाएंगे वैसा ही काम करना है। जैसे यहां से इसको अगर करें तो 4 चौको 16 माइनस, भाई पहला क्या है माइनस है, दूसरा क्या है प्लस है, तीसरा क्या है प्लस, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इसमें एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाए, 4 चौको 16 माइनस 1 15, ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आगे इंस्ट्रक्शन क्या है, निर्देश क्या है, प्लस करना है। तो 15 चौको 60 और 4 64, ठीक है ना। आगे फिर क्या करेंगे, प्लस है तो 4 चौको 16, देखो 64 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 240, 4 चौको 16 240, और 16 कितना हो जाएगा 256। देख लेते हैं, 4 चौको 16 के 6 हाथ में, 1 4 6 24 1 25, 256। 256 में जब 15 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 का 1 हाथ में 1, 5 1 6 1 7, 271, यानी यहां पर कितना हो जाएगा 271। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो यहां से हम इस इतने का पूरा सोल्यूशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां से हम इतने का सोल्यूशन लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इतने का, मात्र इतने का जो आंसर है वो हो जाएगा 271। 271 बटे पूरा ही उठाते हैं, 271 बटे 64। लेकिन यहां पर देखा जाए 1 बटे इतना होगा तो ये पलट जाएगा और इस पूरे का आंसर हो जाएगा 64 बटे 271। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो लैडर फ्रैक्शन का ये बेहतरीन सवाल आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आ जाता है। अगला सवाल क्या है, अच्छा ये सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट का है, यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, देख लेते हैं अगर आंसर इनमें से होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आंसर हम अपना दूसरा लगा लेंगे, ठीक है। देखो कह रहा 25 लोग हैं जिन्होंने एक फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदे हैं, वो लोग जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, समझो जरा, वो लोग जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, 25 साल से ज्यादा वाले जो लोग हैं वो 75 रुपए का भुगतान करते हैं, जिनकी उम्र 25 साल से कम है उन्हें टिकट 25 रुपए का भुगतान करना है। देखो 25 साल से कम है जो, उन्हें 25 रुपए का भुगतान करना है। अगर कुल राशि अगर कुल राशि 15,300 रुपए है तो उन लोगों की संख्या पता करें जिन्होंने 25 साल से ज्यादा है और फिल्म देखी है। तो 25 साल से ज्यादा उम्र वालों को हमें बताना है कि वैसे कितने लोग हैं। तो भाई यहां से देखा जाए कितने टोटल लोग हैं, 2500 लोग। अगर मैं ये कहता हूं कि जो हम ऐसा मान लेते हैं कि सब 25, अगर मैं ऐसा मान लूं कि सारे के सारे 25 साल से कम है तो कितने लोग हैं, 2500। अगर 2500 हैं
तो कुल राजस्व कितना आ जाएगा? राजस्व आएगा जब हमने माना 25 साल से कम है, 25 साल से कम है, सारे के सारे 25 साल से कम है, तब राजस्व आएगा 2500 इंटू 25 से कम उम्र वालों को कितना पैसा पड़ रहा है? 25 रुपया। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? 25 25 हम 625, 625 और 2 जीरो और, यानी 62,500 रुपया पड़ेगा। लेकिन टोटल पैसा कितना है? ठीक है ना, 15,300, 15,300 सॉरी 1,50,300 माइनस कर देंगे। देखो 1,50,300 माइनस करेंगे, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा? 1,50,300 रुपए को 62,000 में से माइनस करेंगे तो 0 0 0 0, 13 में से 5 गया, बचेगा 8। ठीक है ना, यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ पर बचेगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8। 87,800 रुपया अभी और है। ये कौन है? कौन है वो लोग? ये वो लोग हैं जिनको हमने 25 साल से ज्यादा वाले में काउंट नहीं किया है। ठीक है भाई। अच्छा, 25 साल वालों से ज्यादा काउंट नहीं किया तो भाई हमें कितना कम पैसा दिया है? तो आप कहोगे 75 माइनस 25 यानी 50 कम दिया है। 50 कम दिया है ना, इस 50 कम की वजह से इतना पैसा हमें कम मिला है। तो जो हमें 50 साल से ज्यादा वाले होंगे, यानी 75, ये जो 25 साल से ज्यादा वाले होंगे उन्हीं की तो संख्या है ये। तो मैं क्या करूंगा, इसको 25, इसको 50, जो हमने कम दिया है इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो 25 साल से ज्यादा वाले होंगे वो हमारे आंसर हो जाएंगे। यानी प्लस 25 साल, प्लस 25 साल वालों की संख्या आ जाएगी, डिवाइड बाई 50। 0 से 0 काट देंगे, देखो हो जाएगा 5, काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 सते 35, बचेगा कितना? 2, 5 पछे 25, बचेगा कितना? 3, 5 छक्का 3, 1756। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1756 हो जाएगा। और 1756 यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी बना लीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1756। ठीक है, 1756 इसका आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखो, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और यह 1 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म, यहां से समझिएगा, यदि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई पता करें। देखो दोनों की दोनों ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई बराबर, तो मैं कह दूंगा अगर प्लेटफॉर्म डी लेंथ का है तो ट्रेन भी डी लेंथ की है। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उस ट्रेन की लंबाई दोनों को पार करेंगी। तो जब दोनों की ट्रेनों को पार करेगी तो दोनों लंबाइयां जुड़ जाएंगी। दोस्तों क्या हो जाएगा? 2D बराबर S इंटू टी, है ना। D बराबर S इंटू टी होता है। S क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन समय, अगर समय की बात किया जाए, कहां गया समय? समय 1 मिनट में, 1 मिनट में पार करती है। तो भाई यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर मिनट है, दोनों की मात्रक समान होने चाहिए। तो मैं कहता हूं मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे तो इसको करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया तो समय भी तो हमें क्या होना चाहिए? सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 सेकंड हो जाएगा। तो देखो यहां सॉल्व करेंगे, 18 पंचे 90, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 30, 5 पचे 25 75, 750। यानी आपका जो आंसर है वो 750 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आज की क्लास का हमारा अंतिम सवाल है। 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चंस जो हमने आपको कराए हैं, इसमें कुछ बेहतरीन सवाल हैं, कुछ आसान सवाल हैं, और पेपर भी इसी तरह का बनता है। कुछ आसान होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। तो आपको करना है बहुत ही अच्छे से मेरे इन सभी क्वेश्चनों का बढ़िया अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इसको अच्छे से पढ़ते रहना है। एसएससी एमटीएस के मैंने पिछले भी 4 और मैंने इसमें मॉक करा दिए हैं। तो आप, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको अपने एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगता है, तो मेरे वो 4 भी आप देख सकते हैं। इसी पार्थवी अचीवर्स चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा,
एसएससी एमटीएस टांडो बैच के नाम से, वहां पर आपको 4 मार्क और मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर किए। थैंक यू, जय हिंद।